अलग अलग जानकारों से बातचीत कर सकते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे साथ जो जानकार जुड़ते हैं उनसे हम बातचीत करते हैं आपके सवालों पर, और उनसे हम बातचीत करते हैं आपके अलग अलग एस्पेक्ट को लेकर। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंकज मटपाल सर मौजूद हैं, एमडी ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के। पंकज सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। और साथ ही साथ अब कुछ दर्शकों से भी बातचीत कर लेते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, श्रीधर है बेंगलुरु से बातचीत करने के लिए। श्रीधर जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा श्रीधर जी से, दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन पंकज सर, अभी एक सवाल मुझे किसी व्यूअर ने पूछा था, तो मुझे सबसे पहले ध्यान आ गया, तो चलिए उसी पे पहले बातचीत कर लेता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि बाजार क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई पर है, क्या इन स्थितियों में या इन सिचुएशन में किसी एनएफओ में पैसा डालना ठीक रहेगा? क्योंकि कई सारे एनएफओ खुल रहे हैं जो कि मल्टी एसेट को लेकर भी हैं, कई डिफेंस रिलेटेड भी आ गए, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड भी आ गए। तो इस तरह के जो नए एनएफओस खुल रहे हैं, क्या इनमें इस ऑल टाइम हाई की सिचुएशन में पैसा डालना ठीक रहेगा, कंसीडरिंग कि अगर बाजार यहाँ से करेक्ट होता है, से 10% 15% के आसपास की करेक्शन आती है, टाइम बेस्ड करेक्शन आती है, तो उसका पूरा फायदा उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप क्या व्यू रखते हो? सुमित जी नमस्कार। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनएफओ हो या फिर आपका ऑनगोइंग फंड हो, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप टाइम कर सकते हैं मार्केट को। तो यदि आपका नजरिया बहुत लंबा है तो ऐसे में मेरे हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए और बाजार में इन्वेस्टेड रहिए। थोड़ा बहुत करेक्शन भी आएगा तो उसके बाद भी वो एक टाइम के बाद में डेफिनेटली मार्केट ऊपर भी आएगा और आपको फायदा होगा। दूसरी बात यह है कि जब आपको ऐसा लगता है कि करेक्शन शायद जल्दी आ सकता है तो आप एसआईपी भी कर सकते हैं। आप एनएफओ में भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको लमसम में इन्वेस्ट करना है, आप एनएफओ के दौरान भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो एसआईपी के जरिए, क्योंकि हम जानते हैं एसआईपी करेंगे तो अगर मार्केट में गिरावट आएगी तो आपको यूनिट ज्यादा मिलेंगे और आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो एवरेज हो जाएगा। तो ये भी एक रणनीति हो सकती है। तो चाहे लमसम कर रहे हो या एसआईपी करें, चाहे ओल्ड फंड में करें या न्यू फंड में करें, आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं, उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए। बट एक बात इंपॉर्टेंट है कि एनएफओ में आपके पास फंड की हिस्ट्री नहीं होती है। तो एनएफओ में तभी पैसा लगाएं जब आपको कुछ नई चीज मिल रही हो जो ऑलरेडी अवेलेबल ना हो, उस तरह का फंड, तब कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसा फंड मैनेजर जिस पे आप बहुत भरोसा करते हैं और आपको लग रहा है कि अब इस फंड हाउस का नया फंड आया है जो कि ये पर्टिकुलर फंड मैनेजर मैनेज करेंगे और यहां बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद की जा सकती है, तभी कीजिए। अदरवाइज तो एग्जिस्टिंग फंड्स जो हैं जिनके आपके पास हिस्ट्री है परफॉर्मेंस की, आप उन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो एक जनरल सवाल था जो कि हमने पंकज सर से पूछा, लेकिन स्पेसिफिक सवालों के ऊपर हम आगे बातचीत करते हैं। अभय मिश्रा साहब हमारे साथ पहले दर्शक हैं जो कि वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं। अभय जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हेलो अभय जी, आप सुन पा रहे हेलो। हैं? जी 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 सर 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 मेरी कुछ एसआईपी चल रही है सर मेरी। नमस्कार। और तकरीबन हर महीने 28,000 की एसआईपी है। अभी तक का कॉर्पस 17 लाख हो चुका है। टारगेट अमाउंट है तकरीबन 3 करोड़ रुपए 15 साल या 16 सालों बाद। तो मेरा रिटायरमेंट डेट वही है 16 सालों बाद। ठीक है। और जो मेरे एग्जिस्टिंग प्लान है सर, एसबीआई स्मॉल कैप 5,000 पर मंथ, एसबीआई कॉन्ट्रा 5,000 पर मंथ, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी 3,000 पर मंथ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5,000 पर मंथ, एसबीआई ब्लू चिप 5,000 पर मंथ एंड क्वांट मिड कैप 5,000। अब मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ रिव्यू की जरूरत है। खासकर एसबीआई ब्लू चिप को मैं सोच रहा हूँ कि इसको डिसकंटिन्यू कर दूं, क्योंकि कुछ खास रिटर्न दिख नहीं रहा है उसमें कंपेयर टू अदर फंड्स जो है। मिश्रा साहब एक बात बताएं, क्या अगर आपको ये राय दी जाए कि आप थोड़ा सा अपना निवेश, मंथली निवेश और बढ़ा दें, तो क्या आप इस स्थिति में हैं कि आप बढ़ा पाएंगे? जी सर, तकरीबन 10,000 बढ़ा सकता हूँ। ओके, ये पर मंथ की बात कर रहा हूं मैं, या फिर कुछ समय पर, हर साल या 1.5 साल या 2 साल में? हाँ जी, पर मंथ और हर साल उसमें कुछ टॉपअप भी, क्योंकि मैं सैलरी क्लास से हूँ सर, तो टॉपअप एज पर सिचुएशन जैसे अलाउ करता है तो वो भी है। बीच में लमसम की भी है, वो भी कर सकते हैं जब जैसे जैसे फंड आता जाएगा। ओके ओके ओके। तो पंकज सर, मतलब तरीकेबद्ध, मतलब पूरे आराम से उन्होंने बताया कि 15 साल के अंदर ये 3 करोड़ का कॉर्पस एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
28,000 रुपये के आसपास इनकी SIP चल रही है। 15 लाख का पोर्टफोलियो इकट्ठा हो चुका है। 3 करोड़ का लक्ष्य जो 15-16 साल के अंदर इन्हें आमतौर पर मिलना है, 10,000 रुपये की स्टेप अप भी कर सकते हैं। फंड्स को देखिए, रिव्यू करिए, क्योंकि मिक्स है, मल्टी कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है। सो आप क्या कहेंगे, एक फंड से निकलना भी चाह रहे हैं, क्या सही चुनाव है वो? बिल्कुल। देखिए मिश्रा जी, आपने जो टारगेट लिया है वो तो मुझे लग रहा है कि आसानी से अचीव हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि 15-17 लाख कुछ इकट्ठा हो चुके हैं ऑलरेडी और 28,000 रुपीज पर मंथ की SIP भी है, तो 12% के CAGR पर भी करीब 4 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं और आपका टारगेट है 3 करोड़ का। तो डेफिनेटली जो अमाउंट सोचा है आपने उससे ज्यादा आप इकट्ठा कर पाएंगे, लेकिन फिर भी ये सोचकर कि 4 करोड़ हो रहे हैं और टारगेट 3 करोड़ का था, आप अमाउंट कम ना करें बल्कि और बढ़ाएं। क्योंकि एक बात बताऊंगा आपको मैं, अगर मैं 6% का इन्फ्लेशन भी मानकर चलूं तो आज से 15 साल के बाद जो 4 करोड़ रुपए होंगे वो आज के करीब करीब 1.25 करोड़ के आसपास ही होंगे। तो इसलिए अमाउंट को कम नहीं करना है, और भी बढ़ा सके तो आप बढ़ाते रहिए, स्टेप अप कीजिए, बट आपका टारगेट यहां पर जो आपने सोचा है वो अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है फंड्स को लेकर, जो आपने कहा अभी कि SBI ब्लू चिप फंड में आपको रिटर्न कम मिला, तो एक बात समझना जरूरी है। देखिए, SBI ब्लू चिप फंड लार्ज कैप फंड है। अब आप कंपेयर करेंगे स्मॉल कैप मिड कैप के साथ में, तो SBI ब्लू चिप ही नहीं, कोई भी लार्ज कैप फंड होगा, पिछले 1 साल में उसका रिटर्न स्मॉल कैप के मुकाबले कम ही रहा होगा, क्योंकि स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस काफी बेहतर रही। लेकिन किसी भी इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह का के फंड्स लेने चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी भी जरूरी होती है। लार्ज कैप से आपको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है कंपेयर टू स्मॉल कैप और मिड कैप। तो उस हिसाब से तो मतलब कंपैरिजन सही नहीं है मेरे हिसाब से। रिटर्न्स लार्ज कैप के हिसाब से अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में अगर बहुत सारे फंड्स हैं और उसमें SBI में एक्सपोजर आपका बहुत ज्यादा है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप SBI फोकस फंड और SBI ब्लू चिप फंड से निकलकर एक मल्टी कैप फंड ऐड कर लें। और मल्टी कैप में मेरे हिसाब से ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड या कोटक मल्टी कैप फंड एक बेहतर चॉइस रहेगी। उस हिसाब से का बदलाव करना चाहिए आपको पोर्टफोलियो में। अदरवाइज अगर सिर्फ लार्ज कैप की बात होती तो मैं नहीं कहूंगा कि फंड की परफॉर्मेंस खराब है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से मैंने आपको सुझाव दिया है कि आपको 2 फंड्स में से निकलना चाहिए और उसकी जगह पर एक मल्टी कैप फंड को ऐड करना चाहिए। ओके, तो आपको कुछ बदलाव की बातचीत यहाँ पे की गई है पंकज सर की तरफ से, आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपनी रणनीति रख सकते हो। लेकिन पंकज सर, इनसे इनका पोर्टफोलियो देखते देखते एक सवाल मन में आया कि अगर किसी निवेशक ने कुछ साल पहले म्यूचुअल फंड में मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड में एक्सपोजर लिया था ये सोच के कि वो अच्छा रिटर्न बनाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन वो 1 साल या 1.5 साल के अंदर ये रिटर्न एग्जॉर्बिटेंट हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की जगह, तो अब उनके लिए क्या रणनीति है? क्या वो अभी भी अपनी SIP को कंटिन्यू करें या उससे निकल के लार्ज कैप में शिफ्ट करें, ये सोचते हुए कि अब ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलेंगे? तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए? बिल्कुल सुमित जी, देखिए पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग बहुत जरूरी होती है टाइम टाइम पर, अदरवाइज आपका रिस्क बहुत बढ़ जाता है। अगर आपने सोचा था कि आपके पोर्टफोलियो में 10-15% एलोकेशन स्मॉल कैप में होगा, 30-40% मिड कैप में होगा और बाकी लार्ज कैप में होगा, अब क्योंकि स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म किया लार्ज कैप को, तो बेशक आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें एलोकेशन थोड़ा चेंज हो गया होगा, स्मॉल कैप ज्यादा हो गया होगा, मिड कैप ज्यादा होगा, और ऐसे में रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा रीबैलेंस करें। स्मॉल कैप में SIP जारी रखें, लेकिन यदि एक्सपोजर ज्यादा हो गया है तो उसमें से थोड़ा प्रॉफिट बुक करके और लार्ज कैप में अपना एलोकेशन बढ़ा दें, ताकि आपका रिस्क मैनेज हो सके। क्योंकि रिटर्न्स की उम्मीद तो करना अच्छी बात है, लेकिन पोर्टफोलियो में रिस्क को मैनेज करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए। तो थोड़ी रीबैलेंसिंग की ज़रूरत है, ये पूछना इसलिए ज़रूरी था कि ज़्यादातर लोगों के पास मिड कैप फंड्स होते हैं, उनको रिटर्न बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एडजस्ट होगा या शिफ्ट करना है, रीबैलेंसिंग ज़रूरत है, इसलिए हमने ये सवाल पूछना ज़्यादा बेहतर समझा। खैर, अगले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, प्रज्ञा जी मौजूद हैं, प्रज्ञा शर्मा जी, बातचीत करने के लिए। प्रज्ञा मैम नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, मैं आपके चैनल से ही सीख के म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्टमेंट शुरू किया है और मैंने हेलो जी मैम, सुन पा रहे हैं आपको। हाँ जी,
हाँ, तो मैंने जी मैम, आप दो बात कर सकती हैं। म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट डाला है, 50-50 हजार रुपए, HDFC बैलेंस और ICICI थ्रू इक्विटी एंड डेप्थ में। और दो मेरी SIP शुरू करी है मैंने, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 5000 और पराग पारेख में 5000 की। ओके, ठीक है सर। ठीक है मैम। हाँ सर, मेरे मन में तो ना कुछ मैम आपने जो confusion ये है। जी, हाँ जी सर। क्या कंफ्यूजन है मैम? हेलो। क्या कंफ्यूजन है मैम? हाँ सर, मेरे मन में कंफ्यूजन ये है क्योंकि मेरा स्टॉक मार्केट में स्टॉक के थ्रू मैं इन्वेस्ट कर रही थी, तो मैंने मोतीलाल के थ्रू ही जो मेरा डीमेट अकाउंट है उसके थ्रू ही इन्वेस्टमेंट किया है। तो क्या ये तरीका सही होता है SIP करने का? ओके। क्योंकि मुझे थोड़ा कन्वीनियंट लगा। एक बात तो ये है, दूसरा जी जी जी, मुझे 10,000 रुपए की SIPs और करनी है, तो आप मुझे सजेस्ट कर दीजिए कि मैं किस में करूं। और एक 5 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट भी सोच रही हूँ, उसके लिए मुझे देखना है। तो प्रज्ञा मैम, पहली चीज तो आप ये बताओ कि आप शेयर बाजार में कब से निवेश कर रहे हो, शेयरों में भी और म्यूचुअल फंड में भी, और क्या उम्मीदों के साथ निवेश कर रहे हो? सर, म्यूचुअल फंड में तो मैंने अभी पिछले 1 महीने से ही शुरू किया है। उससे पहले यूलिप्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। और स्टॉक मार्केट में मैं 2019 से हूँ, तो उसमें मेरा रिटर्न ठीक है। ठीक है, ओके। और आप अभी क्या उम्मीदें लगा रहे हो बाजार से, क्योंकि 2019 से लेके अब तक तो बाजार वैसे ही गुलजार रहा है, तो वैसे आपकी उम्मीदें क्या है? सालाना कितना रिटर्न आप उम्मीद लगा के चल रहे हो बाजार से? सर, बस मुझे ये चाहिए कि मेरा बैंक से ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न आ जाए, प्लस सेफ और सिक्योर रहे। चलिए, तो प्रज्ञा मैम, 2-3 सवालों के जवाब तो आपको पंकज सर देंगे ही, लेकिन कुछ एक छोटे मोटे जवाब मैं भी आपको देने की कोशिश करता हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि आप ऑलरेडी 2019 से निवेशित हैं, तो आपने 2022 की फॉल भी देखे हुए होंगे और आप उससे पैनिक में नहीं आए, यही सबसे अच्छी चीज़ है। तो उसको तो एटलीस्ट आप मेंटेन रखिएगा कि बाज़ार में ये केविएट को ध्यान रखिए कि बाज़ार उतार चढ़ाव दोनों दिखाता है। सो अच्छे शेयरों के साथ रहेंगे तो भी पैसा बनेगा, अच्छे फंड के साथ रहेंगे तो भी पैसा बनेगा। बस पेशेंस और परसिस्टेंस, इन दो चीज़ों के ऊपर आप फोकस करिएगा। अब रही बात आपके निवेश को लेके, कहाँ निवेश करना है, कितना निवेश करना है, वो पंकज सर के ऊपर छोड़ देता हूँ। पंकज सर, इन्होंने म्यूचुअल फंड में अभी नया निवेश शुरू किया है, वो कन्वीनियंट है, इनको ज़्यादा बेहतर लग रहा है, शेयरों के कंपैरिजन में भी वो अच्छा है। 1.25 लाख के आसपास का इनका पोर्टफोलियो पहुंच चुका है। 10,000 की SIP चल रही है, 5 लाख का बल्क और डालना चाहती हैं, 10,000 की और SIP करना चाहती हैं। कुछ फंड्स आपको बता दिए हैं, कुछ नए फंड्स पूछ रही हैं, क्या करना चाहिए? बिल्कुल प्रज्ञा जी, पहली बात तो मुझे अच्छी लगी कि आपने हालांकि कहा कि 19 से आप इन्वेस्ट कर रही हैं, 2019 से, और आपने मार्केट में अच्छी तेजी देखी होगी। बेशक मतलब अपने स्टॉक्स में जो आपने बाय किए उनमें भी अच्छा रिटर्न देखा होगा। उसके बावजूद आपने कहा कि आपको बैंक से बेहतर रिटर्न मिल जाए, वही आपकी उम्मीद है। तो इसका मतलब आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि आप पिछले 1 साल के रिटर्न्स देखकर ये कहें कि मुझे 25%, 30% हर साल मिलेगा। और जिस तरह के फंड्स आपने चुने हैं वहां पे डेफिनेटली अगर आप बैंक में 7% एक्सपेक्ट करती हैं, तो यहाँ पर 12-15% की एक्सपेक्टेशन आप रख सकती हैं लॉन्ग टर्म में। तो ये सही है, आपके फंड्स जो चुनाव है आपका वो सही है, उनमें ही आप और भी निवेश कर सकती हैं। जो आपने कहा है अभी कि आपके पास ऑलरेडी लाइक 1.21 लाख आपने बोला है, तो 1,21,000 रुपए प्लस 10,000 की SIP पर मंथ की आप कर रही हैं। अगर मैं कहूं कि 7 साल में कितना पैसा बनेगा जो पूछा आपने, तो 12% के हिसाब से करीब 16 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। और अभी जो आपको SIP ऐड करनी है एक 10,000 की, उसके लिए एक ही फंड चुनिए, क्योंकि ऑलरेडी फंड्स आपके पास में हैं। मिड कैप भी है आपके पास में, फ्लेक्सी कैप भी है, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसमें आप 10,000 रुपीज पर मंथ की SIP कर लीजिए। 7 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से ये सही रहेगा। जो आपने कहा कि 5 लाख रुपए आपके पास हैं लमसम में, उन्हें भी इन्वेस्ट करना है, उसके लिए क्योंकि आपके पास HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है, साथ ही आपने ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड लिया हुआ है, दोनों ही हाइब्रिड फंड हैं। इन फंड्स में आप अगर 5 में से 3 लाख रुपए आप इन्हीं में टॉपअप कर लीजिए, 1.5 लाख रुपया और बढ़ा लीजिए। प्लस आपके पास जो एडिशनल 2 लाख बचेंगे, उसके लिए मैं कहूंगा कि एक मल्टी असेट एलोकेशन फंड
यानी कि ऐसा हाइब्रिड फंड जिसका निवेश इक्विटी, डेट और गोल्ड सिल्वर में भी होगा। और उसके लिए अगेन आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड चुन सकती हैं या व्हाइट ओक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड चुन सकती हैं। तो एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड नया होगा आपके पास और एक लार्ज एंड मिड कैप फंड में नई एसआईपी शुरू होगी। बाकी का जो पैसा है वो एग्जिस्टिंग फंड्स में ही आपको ऐड करने की मेरी सलाह है। तो आपके लिए थोड़ी बहुत प्रज्ञा जी फेरबदल की बातचीत की गई है। आप अच्छे निवेश के साथ अपनी शुरुआत कर ही चुकी हैं, स्लोली एंड स्टेडली आगे बढ़ भी रही हैं। बढ़िया अपनी ट्रेजेक्ट्री को जारी रखिएगा और पेशेंस रखिए बाजार में और ऐसे निवेश करते रहिए, रिटर्न ज़रूर अच्छा होगा। अब रोहित शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। शर्मा जी नमस्कार। सर नमस्कार। शर्मा जी किसी मतलब बाय एनी चांस आप क्रिकेट तो नहीं खेलते ना? मतलब वो वाले शर्मा नहीं साहब नहीं नहीं सर, पहले खेलता था, अब तो टाइम ही नहीं मिलता जॉब के आगे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो शर्मा साहब क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा यही है कि मैं मतलब अभी 2.5 लाख का मेरा अभी पोर्टफोलियो हो गया है। 2021 से मैं इन्वेस्टेड हूँ फंड्स में। बीच बीच में मैंने इनको थोड़ा सा रिबैलेंसिंग भी की है फंड्स में, तो करीब 2.5 लाख का मेरे पास इन्वेस्टमेंट है और पर मंथ मैं 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इसकी डिटेल मैंने शेयर की है जैसे। ठीक है। तो मैंने अपने जो 10,000 है उसका 20% तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है। और इन्वेस्ट में मैं 4 स्मॉल कैप इसलिए लिए हैं कि कोई फंड कभी चलता है, कोई फंड कभी नहीं चलता है। जैसे पहले मेरे पास एक्सिस स्मॉल का था, नहीं चल रहा है, तो ऐसा करके मैंने टोटल अपना सोचा है कि 2,000 रुपये मुझे स्मॉल कैप में देने हैं 10,000 में से। ऐसे करके मैंने थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके 4 फंड उसमें लिए हुए हैं। बाकी सर आप बताइए ये ठीक है या नहीं स्ट्रेटजी? तो आपने जो हमें लक्ष्य दिया है शर्मा साहब कि आप 8 से 10 साल में 5 करोड़ का एक लक्ष्य रख के चल रहे हैं, जिसमें आप बच्चों की पढ़ाई और सेविंग्स के लिए निवेश कर रहे हैं, राइट? हाँ जी सर, मेनली तो बच्चे की पढ़ाई है, सेविंग तो चल ही रही है थोड़ी थोड़ी, कहीं और सीपीएफ वगैरह में भी डाल ही देता हूँ मैं। शर्मा साहब एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये 500 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये इस तरह के कॉर्पस की ये एसआईपी क्यों शुरू की? 700 क्यों, 800 क्यों, 1000 क्यों नहीं या 500 क्यों नहीं? सर ये मतलब बीच में मैंने थोड़े थोड़े ये जो एचडीएफसी जो डिफेंस फंड था इसको 300 रुपये से स्टार्ट किया था, और जो अपना जो इंडेक्स फंड है इनमें थोड़ा थोड़ा बल्क में डलता था, फिर इनको थोड़ा सा मैंने राउंड ऑफ करके 500 कर दिया है। एसेट तो मल्टी कैप जो है वो मैंने टोटल अपना इन्वेस्ट तो ये जो फ्लेक्सी कैप और ये सब मिक्स करके मैंने एक बनाया, क्योंकि लमसम मतलब फ्लेक्सी और मल्टी कैप इक्विवेलेंट थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस आता है, ज़्यादा नहीं आता है, तो ऐसा करके सोचा है। ओके तो शर्मा साहब, जैसे क्रिकेट की पारी की शुरुआत बहुत अच्छी होती है, वैसे आपकी पारी की शुरुआत भी बहुत अच्छी थी। आपने 3 साल पहले शुरुआत की, 27 साल की उम्र से आप निवेश कर रहे हैं, अपने आप में बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे क्रिकेट की पारी डगमगा जाती है रोहित शर्मा साहब की, वैसे ही थोड़ी डगमगा रही है आपकी स्थिति भी। वो अब पंकज सर आपको बताएंगे क्यों, उसका जवाब उनके पास है। पंकज सर, 27 साल की उम्र में उन्होंने शुरुआत करी, 30 साल में उन्होंने कॉर्पस भी इकट्ठा कर लिया। यहाँ 2 ऑब्जर्वेशन मेरे हैं, एक तो बहुत सारे फंड्स इनके पास हैं और दूसरा इनके पास एज इनके फेवर में है, लेकिन ये बहुत कम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कॉर्पस को इकट्ठा करने के लिए। आप क्या टिप्पणी करना चाहोगे? सुमित जी, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। देखिए रोहित जी, मैं एक बात कहूंगा कि बिल्कुल आपने सही समय पर शुरुआत की, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, इसके लिए बिल्कुल आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन 10,000 की एसआईपी के लिए 17 फंड, ये बिल्कुल भी मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपने कहा कि आपने 4 स्मॉल कैप फंड इसलिए लिए ताकि एक फंड नहीं चले दूसरा चल जाए। देखो, अगर मुझे पूरा मार्केट ही खरीदना है, मान लीजिए आप निफ्टी 500 इंडेक्स में इन्वेस्ट कर लेंगे, तो जो 500 स्टॉक्स का रिटर्न होगा वो आपको मिल जाएगा। बट हम सिलेक्टेड फंड्स में या सिलेक्टेड स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? ताकि हमें पूरे मार्केट के मुकाबले बेहतर रिटर्न्स मिल सके। तो इसके लिए जरूरी है कि सिलेक्टेड फंड्स हो, अच्छा फंड चुने। फंड नहीं चले तो आप उसमें बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो में एक ही कैटेगरी के 4 फंड्स, ये सोच के कि वहां अलग अलग स्टॉक्स होंगे, अलग वेटेज होगा, इससे आपको लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं होगा। तो 17 फंड तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी जायज नहीं है, इसे आपको कम करना चाहिए। दूसरी बात, आपने उदाहरण दिया जैसे डिफेंस फंड का,
ये डिफेंस फंड अच्छा है, पर हर इन्वेस्टर के लिए सेक्टोरल थीमेटिक फंड नहीं होते हैं। आपको डाइवर्सिफाइड फंड से शुरुआत करनी चाहिए। जब आपको बहुत समझ हो, आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो, साइज बड़ा हो पोर्टफोलियो का, तब छोटा हिस्सा आप किसी अच्छी थीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां उम्मीद हो कि वो थीम आउट परफॉर्म करेगी ब्रॉडर मार्केट को, और समय पर निकलना भी जरूरी होता है। तो जरूरी नहीं है कि हर इन्वेस्टर को थीमेटिक फंड में और सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहां पर कुछ बदलाव की मैं सजेशन आपको जरूर दूंगा। उससे पहले 10,000 की एसआईपी और जो 2.5 लाख रुपए आपका इकट्ठा हो चुका है, 12% के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया तो 10 साल में करीब 30 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो एक तो टारगेट के हिसाब से आपको एसआईपी अमाउंट को बढ़ाना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जो फंड से 17 फंड, उनमें से मैंने 4 फंड चुने हैं आपके लिए। आपको 2,500 इन ईच फंड, इक्वल अमाउंट यानी 2,500 रुपया 4 फंड्स में निवेश करने की मैं सलाह दूंगा। और वो फंड्स होंगे निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, और कोटक मल्टी असेट फंड। तो ये आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है ये फंड्स। तो उन्हीं में से 17 में से 4 फंड्स जो आपके पोर्टफोलियो में हैं, मैंने सेलेक्ट किए हैं आपके लिए। इन फंड में एसआईपी कीजिए, बाकी में एसआईपी आप बंद कर दीजिए। लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेहतर रहेगा, फंड का रिस्क और रिटर्न दोनों मैनेज होंगे। तो ऑल द बेस्ट टू यू। जी, तो शर्मा साहब, आप बहुत सही शुरुआत कर रहे हैं, बस थोड़ा सा फेरबदल करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट में बॉलें खेलते हैं तो विकेट भी उतना ज़्यादा से ज़्यादा जाने के चांसेस हो जाते हैं आपके। कुछ बॉलें छोड़नी ज़रूरी होती हैं, तो हर चीज़ हम नहीं इकट्ठी कर सकते। इसीलिए जो फंड्स आपको बदलाव की बात की गई है, थोड़ा बदलाव करिए। ज़्यादा जो एसआईपी रखने का औचित्य आपकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है, इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम बढ़ाइए एक ही में। तो लिमिटेड फंड्स के साथ आप निवेश करिए। दूसरा, अपना समय अवधि बढ़ा दीजिए, वो आपको शायद एक बड़ा एज देगा आने वाले समय में पैसा और बड़ा इकट्ठा करने में। तो या तो अवधि बढ़ाइए या एसआईपी बढ़ाइए, साइज बढ़ाइए, ये 2 विकल्प और बचते हैं। लेकिन आपकी शुरुआत अच्छी है तो आप उसको आगे भी कैरी करिए, वो आपके लिए और बेहतर विकल्प के तौर पर बन जाएगा। चलिए, इसी के साथ अब एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद लौटते हैं। पंकज सर हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे हम आगे बातचीत जारी रखेंगे, कुछ और स्टॉक्स को लेकर भी, कुछ और फंड्स को लेकर भी, और कुछ और सवालों को लेकर भी। छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं योर मनी, और योर मनी में आज हम बातचीत कर रहे हैं दर्शकों के सवालों के जवाबों को लेकर भी। पंकज मठपाल सर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, और अगले दर्शक भी अब पुणे से हमारे साथ मौजूद हैं, सौरभ जैन साहब। जैन साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। काफ़ी बारिश हो रही है पुणे में, इनफैक्ट शायद उनसे संपर्क टूट गया है। खैर, लेकिन उनका सवाल है, करीब करीब 25,000 रुपये के आसपास की वो एसआईपी कर रहे हैं। 12 साल के लिए वो इस एसआईपी का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। हर महीने अपनी 10% स्टेप अप कर सकते हैं, और पोर्टफोलियो और फंड्स का रिव्यू मांग रहे हैं। सो पंकज सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने अभी भी बोली, जो इस सेंटेंस में देख रहा हूँ। आमतौर पे हम स्टेप अप देखते हैं 10% साल का, ये जो सैलरीड क्लास हमारे जैसे क्लास होते हैं उनके लिए, लेकिन 10% हर महीने का स्टेप अप, अगर ये स्टेप अप 12 साल तक चलेगा तो सिचुएशन तो बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट गेन कर जाएगी। 10% एवरी मंथ हो सकता है कि बताने में गलती की हो, अदरवाइज ऐसा मुमकिन होना थोड़ा मुश्किल लगता है। किसी की इनकम जो होती है साल में एक बार बढ़ने की उम्मीद होती है, पर अगर ऐसी उम्मीद है कि पहले से पैसा ज्यादा है तो आप पहले ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए। हर महीना 10% से बढ़ाना तो मेरे हिसाब से कुछ सही शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा कि हर महीने आप 10% से एसआईपी को बढ़ाते रहें, उतनी इनकम हर महीने बढ़े। तो हर साल 10%, 15% जो भी आपको लगता है सैलरी बढ़ेगी, उससे आप स्टेप अप करें। और उसके साथ साथ, क्योंकि ऐसा होता है कि प्रमोशन होते हैं, बिजनेस में भी कई बार आपको अच्छी ग्रोथ मिलती है, तो उस वक्त पर आप उस साल 10 की बजाय 20% से बढ़ा दें, ऐसा जरूर कर सकते हैं। लेकिन हर महीने 10% से एसआईपी अमाउंट को बढ़ाना, शायद वो शुरुआत में ऐसा आपके पास पैसा हो इसलिए आप बोल रहे हो, पर हर साल शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा। बट एनीवेज, क्वेश्चन पर मैं आऊं कि जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 25,000 की एसआईपी है, अगेन सुमित जी आप एग्री करेंगे मेरे साथ कि मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उम्मीद कर सकते हैं कि रिटर्न्स
12% नहीं 15% और उससे ज़्यादा भी मिल सकें, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से यदि हम एक औसत 12% का मानकर चले तो यहाँ पर करीब करीब 12 साल में 1,21,00,000 रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो ये तो रही बात 25,000 की SIP पर, और उसमें आप क्योंकि स्टेप अप कर रहे हैं तो उस हिसाब से कैलकुलेट किया है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक सजेशन मैं दूंगा यहाँ बदलाव का। पोर्टफोलियो में एक फंड है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, क्योंकि हाइब्रिड फंड यहाँ पर एक से ज्यादा है। एक फंड इसमें थोड़ा बदलाव करना चाहिए, इसकी बजाय ICICI प्रूडेंशियल का ही ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड यदि आप ले लें तो ये बेहतर होगा, क्योंकि मल्टी एसेट फंड में इक्विटी और डेट के साथ गोल्ड भी है, और हम देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड के रिटर्न्स एवरेज भी देखे जाए तो वो अच्छे रिटर्न्स निकल कर आ रहे हैं। जो पहले हम कहते थे कि सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए या इन्फ्लेशन हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन, बट अभी एवरेज देखेंगे पिछले 10 साल का 15 साल का गोल्ड का तो अच्छा रहा है। तो मेरे हिसाब से एक मल्टी एसेट फंड आपके लिए बेहतर रहेगा, वो उसमें आपको स्विच करना चाहिए अपने ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड से। तो ये थोड़ा बदलाव है, और SIP आप जारी रखें, जो फंड चुने हैं अच्छे फंड्स हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आप 10% अगर साल स्टेप अप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप महीना कर रहे हैं तो आपके गोल्स कहीं ज़्यादा बड़े होंगे, कहीं ज़्यादा बड़ा नंबर आप आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन फेरबदल आपको बताया गया, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। पंकज सर, टॉप 4 फंड आपकी तरफ से। बिल्कुल, देखिए इस वक्त के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस होना चाहिए, और ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, व्हाइट ओक बैलेंस एडवांटेज फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, और साथ ही महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फंड, ये 4 फंड्स में इन्वेस्ट करके अपना पोर्टफोलियो बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सर, आज हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, फंड्स पे बातचीत करने के लिए, सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और अपनी नॉलेज हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो फिलहाल अब योर मनी को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।